हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, इसके बाद जो माहौल बन रहा है, इस पे आगे क्या प्रोसेस होगी, कैंसिल होगा, स्टे लगेगा, ज्वाइनिंग होगी, जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था और डिटेल से बताया था। तो उसके बाद अब चूंकि मैंने ये बताया था कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब ज्वाइनिंग होगी, है ना, स्टे लगेगा, अगर लगेगा भी तो वैसे ज़्यादा संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, इन सब पे मैं वीडियो लेके आया। बहुत सारे बच्चों की जो है तो डिमांड आ रही थी। तो देखिए, मेरा तो चूँकि 2-3 साल पुराना ज्वाइनिंग लेटर है। 29 जनवरी को, सॉरी 27 जनवरी को सेंट्रल जेल सतना में मैं गया था। लगभग 21 या 22 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर आया था बाई पोस्ट। मैंने इसकी, ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पे जितने डॉक्यूमेंट थे सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी करा ली थी, एक कॉपी। तो उस टाइम पे क्या क्या था और अभी क्या रहने वाला है, अब जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इन सब पे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपका लगभग 1.5 से 2 महीने में मतलब लगभग आप समझो कि जनवरी लास्ट तक में आपके ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, 2 टर्म चलते हैं, एक चलता है ज्वाइनिंग लेटर, एक चलता है कॉल लेटर। तो ये जो है ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये कॉल लेटर है। इसके बेसिस पे जब ये आप जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इन सबको लेके जब आप पहुंचोगे, तो वहीं पे आपको ज्वाइनिंग लेटर टाइप करके और अधीक्षक साहब के साइन द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस फॉरेस्ट गार्ड में भी चलनी है। देखो, चूँकि मैं जेल विभाग में जॉब कर चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं केवल जेल प्रहरी पे ही बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेस्ट पे भी बात कर रहा हूँ। प्रोसेस सारे विभागों की लगभग सेम होती है। ठीक है, तो देखो, आपका ये जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इस पे 4-5 कागज़ रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जेल विभाग में आपको बॉन्ड चलता है। ठीक है, आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी भी विभाग में आप जाओगे, आपको खुद का आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ, मैं कौन हूँ, मुझे कौन जानता है। कोई गजेटेड ऑफिसर अगर आपको जानता है तो उससे आपको साइन करा के आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। आपने जो जानकारी दी है उसके लिए अनुप्रमाणन फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ, ये जानकारी ऑथेंटिक है। ऐसे करके 4-5 कागज रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक रहेगा आपका शपथ पत्र। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी, अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मेरा चयन इस पद पे हुआ है, ये कि मेरा चरित्र उत्तम है। ये आपको शपथ पत्र जो है तो तहसील वगैरह की कचहरी से आपको टाइप कराना पड़ेगा, है ना। जो टाइप राइटर होता है उसमें 100 रुपये, शायद 50 रुपये के स्टाम्प में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 50 रुपये के स्टाम्प में हमने इसको टाइप करवाया था कि मेरा चरित्र उत्तम है। यह कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे आज दिनांक तक किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है, यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दंड संहिता अथवा किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई मामला लंबित है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पे कोई केस दर्ज हुआ है तो फिर आगे का क्या रास्ता रहता है सरकारी नौकरी के लिए। 5वां है यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया और ना ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है। यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया और ना ही निष्कासित किया गया है। यह है कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वो पूर्णतः सत्य हैं। अब देखो, अब जैसे आप में से बहुत सारे, वैसे मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो जनरली ऐसे चीज़ों से बचता है जिसकी वजह से उस पर FIR हो। पर ये शपथ पत्र उसके लिए है जिसके ऊपर FIR ही नहीं हुई, कभी कॉलेज से निकाले नहीं गया, एग्जाम से मतलब बैठने से मना ही नहीं किया गया। ठीक है, उन लोगों के लिए है जिन पे कभी FIR हुई है, उनका शपथ पत्र थोड़ा सा इससे अलग रहता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब वीडियो पुलिस वेरिफिकेशन पे बहुत जल्द वीडियो डालने वाला हूं, तो उस पर बताऊंगा। ठीक है, अगला मैंने बताया था कि पहचान प्रमाण पत्र रहेगा, जिसमें आपको पहचान प्रमाण पत्र में आपकी अपनी जानकारी भरनी पड़ती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको, ऐसा रहेगा पहचान प्रमाण पत्र। इस पे क्या रहेगा कि आपका नाम, डिटेल, आप ये सारी चीज़ें भरेंगे। ये मतलब आपको देना है, सबमिट करना है, लेकिन साइन किसी और से करवाना है। जैसे कि
प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए। केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी विधायक या सांसद, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप समझ सकते हैं एसडीएम को बोलते हैं, ठीक है, तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हों, ठीक है, शासकीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, ठीक है, आप समझ सकते हैं हेडमास्टर अगर कोई है या कि प्रिंसिपल है, फिर और आप ऊपर की मतलब कॉलेज वगैरह और अपर लेवल में जाएंगे तो उनके जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर आता है खंड विकास अधिकारी, ठीक है, जिसे बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या तो पोस्ट मास्टर हो या फिर पंचायत निरीक्षक हो, पंचायत इंस्पेक्टर, ठीक है। इनमें से किसी से आप भी साइन करा के जाते हो। मैं हेडमास्टर अपने गांव की स्कूल के हेडमास्टर से करवा के लेके गया था, आप भी किसी को चुन सकते हैं। इनमें ये प्रमाण पत्र में क्या होता है कि इसमें लिखा रहता है, प्रमाणित किया जाता है कि मैं जो भी आपका नाम है, पिता या पति का नाम को पिछले कितने माह से कितने वर्ष से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है, वो अपना साइन वाइन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला आता है आवेदन पत्र। चूंकि क्या है, आप एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब से आप कोई विभाग ज्वाइन करेंगे, आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको आवेदन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मौखिक चीज़ें नहीं चलती बल्कि लिखित में चलती हैं। तो आप कॉल लेटर लेके पहुँचेंगे, डॉक्यूमेंट लेके पहुँचेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे अंदर चले जाएंगे, आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। आवेदन का एक फॉर्मेट आता है, आप उसमें चीज़ें भरेंगे, वो अंदर जाएगा, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, ऐसा। तो आवेदन पत्र में एक आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी प्रति। अब जैसे आपको फॉरेस्ट वालों के लिए फॉरेस्ट में जो भी ज्वाइनिंग दिलाता है, जैसे जेल विभाग में तो अधीक्षक दिलाता है, ठीक है, सर्किल अधीक्षक, तो उसके नाम पे लिखा रहेगा। और आपको विषय व्यापन से चयनित प्रहरी या कि वन रक्षक पद पर नियुक्ति बाबत, ठीक है, आपका नाम, आवेदित पद का नाम, पिता या पति का नाम, गृह जिला का नाम, पता, ये सारी चीज़ें आप भरेंगे। आपको शैक्षणिक योग्यताएं भरनी पड़ेंगी, ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के अलावा तकनीकी योग्यता है, ये भरनी पड़ेगी। और मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब देखो, आप जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो बच्चे बोल रहे थे वो फिजिकल के टाइम पे हो गया, फिजिकल के टाइम पे हो गया, दोबारा नहीं होगा। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि मूल निवास संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और ये जितने आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के लिए आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि आपने मतलब बताएंगे कि 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री, पीजी, डीसीए, जो भी, ये इन सब की आपको फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहीं पे कार्य कर चुके हैं तो अनुभव, एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बताना पड़ेगा कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं, विवाहित हैं तो कितने बच्चे हैं, कैसा क्या, ये सारी चीज़ें आपके साइन। और इसी के नीचे एक रहता है, ये उसी का आवेदन पत्र का सेकंड पेज है ना, जो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ आपको। घोषणा पत्र उसी में लिखा रहेगा कि मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य है, ये वो 3-5, और आपके साइन वाइन लगेंगे, ठीक है। और देखो, सबसे मेन चीज़ तो सॉरी मैं बताना ही भूल गया, सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको कि दिया रहेगा आदेश, जो भी आपकी सर्किल जेल रहेगी या कि फॉरेस्ट में जो भी आपका डिवीज़न वगैरह रहता है, वहाँ से कि पूरी लिस्ट रहती है। जैसे हमारे जेल विभाग में तो ऐसा कि पूरी लिस्ट देते हैं कि इस सर्किल में किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी, और इसमें दिया रहेगा कि किस व्यक्ति का कहाँ सिलेक्शन हुआ है। जैसे एक सतना सर्किल की थी, तो सतना सर्किल में सतना, पन्ना, छतरपुर, इन 3 जिलों की सारी जेलें आती हैं। मेरा पन्ना में सिलेक्शन हुआ था, तो ये पूरी ऐसी लिस्ट रहती, ठीक। और वही बस इसी की डिटेल, ये मतलब लिस्ट जो है तो इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा अनुप्रमाणन फॉर्म रहेगा जिसमें कि आपको ये डिटेल वगैरह आपको भरनी पड़ेगी। देखो, अनुप्रमाणन फॉर्म ऐसा रहता है कि सबसे ऑथेंटिक यही माना जाता है कि आप कोई भी जानकारी दे रहे हैं, आपने अनुप्रमाणन फॉर्म में क्या भरा है ये माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ पहले वार्निंग लिखी रहती है, चेतावनी लिखी रहती है कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी, और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है, समझिएगा, आपने ये कॉल लेटर लेके आप गए, वहाँ पे आपने ज्वाइनिंग दी,
इसके बाद आप घर आए और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है या जुर्माना किया जाता है, या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विसर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को जिसे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया है तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करे जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों, मतलब खत्म हो गए हों, ठीक है, वापस ले लिए गए हों, या उनमें अंततः दोष मुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो। मतलब ये कि आपका पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ठीक है, आप पे एफआईआर हुई, इसके बाद राजीनामा हो गया या कि वो दोष सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक है, ये जो भी आप पे हुआ है इन सब की जानकारी आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म में देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी पे हो सकता है कि शनि लग जाए, ठीक है। दूसरा, यदि आप ज्वाइनिंग लेने गए, ज्वाइनिंग लेटर आप घर लेके आ गए, आपको 7 दिन बाद की डेट दी गई, उन 7 दिनों के दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जानकारी अलग से आपको देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी, और ऐसा केस हो चुका है। मेरे साथ एक भाई जॉब करता था, उसने जानकारी नहीं दी थी, पहले उसका कोई केस हुआ था, इसके बाद फिर उसको मतलब काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन ठीक है काम चल गया था। पर बताना जरूरी है। उनसे ये पूछा गया था कि भाई आपने हमें जानकारी क्यों नहीं दी कि आपका कोई केस था पहले, उस पर राजीनामा हो गया, लेकिन केस सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं, ठीक है। फिर ये थी चेतावनी, सॉरी तीसरा पॉइंट बताया नहीं मैंने आपको, यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी पाई गई है या वह की कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ये तीसरे पॉइंट के तहत थी कि जानकारी छिपाई गई थी और सर्विस करते हुए 6-7 साल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको जानकारी आपने क्यों नहीं दी। फिर हालांकि आवेदन वगैरह देने पे, निवेदन करने पे मामला, क्योंकि क्या है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका था और ख़त्म हो चुका है, मामला सॉर्ट आउट हो गया, इसका मतलब ये कि अब आप वापस से फ्रेश कैंडिडेट बन गए हो, है ना, तो इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। देखो, अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको भरनी पड़ेगी आपका अपना नाम, पूरा पता, ठीक है, वर्तमान पता, घर का पूरा पता, ठीक है। यदि आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उसमें अपना, और भारतीय संघ में प्रवास की तारीख वगैरह आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रुके हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले इंदौर में रह रहे थे, तैयारी के टाइम पे 2-3 साल रुके, तो आपको बतानी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ रुके थे। ये सारी चीज़ें इसलिए मांगी जाती ताकि कल को कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ आप का है ना फ्रॉड वगैरह की कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो उन्हें जानकारी जुटाने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज बताना पड़ेगा कि आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 साल से ज़्यादा जहाँ जहाँ भी रहे हैं तो आप डिटेल भरनी पड़ेगी। और देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये जानकारी भरना, क्योंकि इसमें साफ साफ ही लिखा है कि अगर आप कोई जानकारी छुपाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है कि पिता का पूरा नाम, उपनाम यदि हो तो, और ये सारी चीज़ें, घर का उनका पता देना पड़ेगा कि उनका घर का वर्तमान पता क्या है, घर का स्थायी पता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी राष्ट्रीयता बतानी पड़ेगी, जन्म तारीख बतानी पड़ेगी, वर्तमान आयु बतानी पड़ेगी, आपने मैट्रिक परीक्षा जब पास की तब कितने साल के थे, आपका धर्म क्या है, ठीक है, जन्म स्थान क्या है, और इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल पूरी देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से कॉलेज किया, स्कूल किया, ये सारी चीज़ें, ये पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है कि क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया। मुचलका होता है, अब देखिए, आपको जब जमानत मिलती है तो जो जमानत लेने वाला, मतलब है ना, जमानत 2 तरीके से होती है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। मुचलका का मतलब ये होता है कि कोर्ट आपको छोड़ रहा है तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, ज़मीन दे रहे हो, ज़मीन के कागज़ वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर पैसा, है ना। तो ये 2 तरीके, ये चीज़ें मुचलका कहलाती हैं। या पर जुर्माना किया गया है, या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं या किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, या उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है, निष्कासित किया गया। अगर ऐसा किया गया है तो आपको हाँ बताना पड़ेगा। जनरली लोग इसी में छिपाते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर इसके बाद, क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण, संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है,
यदि नंबर 1 यदि का मतलब जो पहले वाला था जिसमें गिरफ्तारी और ये सबको बताया था, या दूसरा पॉइंट मतलब इन दोनों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म भरते समय गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्धि तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय या शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो भी मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे कि मतलब आपका अपराध क्या है, आरोप क्या है, पुलिस थाने में पंजीबद्ध है, न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम, मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया, दिया गया दंड क्या, दोष मुक्त कर दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। देखो अब एक बेसिक सा पॉइंट है कि अगर किसी पे FIR हो गई है और तो इस वजह से वो सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकता तो फिर इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि FIR होना मात्र आपके लिए ऐसा नहीं कि FIR हो गई तो आप सरकारी नौकरी के लायक ही नहीं रह गए, है ना। इस पॉइंट पे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, पर अभी मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि अगर किसी पे FIR हो चुकी है उसकी भी ज्वाइनिंग होगी, है ना, उसको इस वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके हस्ताक्षर वगैरह कराए जाएंगे और आखिरी इसका जो पेज है मतलब ये कि आपको आपके मोहल्ले के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या निर्देशियों, रिफेरियों के नाम, ये मतलब कुल मिला के आपको 2 व्यक्तियों के साइन लेने हैं जो आपके मोहल्ले में हो गवाह के तौर पे। ठीक है, और इसके बाद आपको वही फिर बेसिक सब पहचान प्रमाण पत्र, उसी में मतलब क्या होता है कि किसी किसी में पहचान प्रमाण पत्र अलग से भेजा गया था, किसी किसी में अनुप्रमाणन के साथ ही नीचे पहचान प्रमाण पत्र लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पे फिर आपको साइन वाइन करा के, वही जैसे पिछले वाला मैंने बताया आपको कि हेडमास्टर से मैंने करवाया था, वो करवा के आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेन चीज़ आती है जो कि जेल विभाग का मतलब ऐसा जाल है जिसमें लगभग सारे बच्चे फंसते हैं जो कि इस विभाग से निकलना चाहते हैं, तैयारी करने वाले रहते हैं, वो इस माया जाल में फंस के ही निकलते हैं ना। मतलब ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि बिना बॉन्ड का पैसा भरे और निकला। मतलब अगर कोई टैलेंटेड है तो 2 साल के अंदर ही निकलेगा और 2 साल के अंदर निकलेगा तो पैसा भर के जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, करारनामा यानी बॉन्ड हमेशा मतलब कम से कम 2 पक्षों के बीच में होता है। तो इसमें पक्ष कौन कौन से रहते हैं, एक तो वही प्रहरी और दूसरा जेल विभाग मध्य प्रदेश, ठीक है, के मध्य किए जाने वाला करारनामा। इसमें 1 लाख रुपए का बॉन्ड चलता है। सबसे मेन चीज़ तो आपको ये बता दूं, ये वो अमाउंट है जो कि जेल विभाग लेता है आपसे ट्रेनिंग के एवज में। ठीक है, इसके अलावा आपकी 1 माह का जो वेतन है, आप कभी भी छोड़ोगे तो 1 माह का वेतन भरना पड़ेगा। ये अमाउंट आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आप रहोगे, छोड़ोगे, तुरंत छोड़ोगे तो 1 माह का वेतन देना पड़ेगा या फिर 1 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा कि भैया हम अगले महीने छोड़ने वाले हैं, तो फिर ये नहीं लगेगा। अथवा में है ये, है ना, 1 माह पूर्व नोटिस। ठीक, अब देखो इस मतलब इसमें नियम कानून की कौन सा आदेश आया था, किस आदेश के तहत ये बॉन्ड जो है तो रखा गया है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि दोनों पक्षकार स्वेच्छा से 2 गवाहों की उपस्थिति में सहमत हैं कि द्वितीय पक्षकार मतलब प्रहरी, द्वितीय पक्षकार का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरांत, मतलब ज्वाइनिंग के बाद से नहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से कम लगातार 2 वर्षों तक मध्य प्रदेश जेल विभाग में सेवाएं देंगे। दूसरा पॉइंट, किन्हीं भी कारणों से यदि उक्त कंडिका 1 यानी अगर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, 2 साल की ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो इस अवधि के पूर्व द्वितीय पक्षकार जेल विभाग में सेवाएं नहीं देते हैं तो प्रथम पक्षकार यानी जेल विभाग को राशि रुपए 1 लाख, ठीक है, प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय ये प्रतिपूर्ति जमा करेंगे। नंबर तीसरा है कि दोनों पक्षकार इस बात से भी सहमत है कि यदि द्वितीय पक्षकार उक्त राशि जमा नहीं करेंगे तो इस राशि की वसूली प्रथम पक्षकार द्वारा यानी जेल विभाग द्वारा द्वितीय पक्षकार यानी प्रहरी से भू राजस्व की भांति वसूली की जा सकेगी। यानी फिर आपके जो भी जमीन वगैरह है या कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस पर शासन जो है तो कुर्की वगैरह की कार्रवाई करेगी। ठीक है, कुर्की आपने सुना होगा। तो आई होप कि आपको ज्वाइनिंग लेटर वाला जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये बताया कि आपके 31 जनवरी के पहले ज्वाइनिंग लेटर लगभग सबके आ जाएंगे अगर किस्मत अच्छी रही तो। बाकी अगर माहौल कुछ ख़राब होता है तो फिर उसकी बात अलग है।
बाकी 31 जनवरी के पहले आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जैसे वो जो लिस्ट आई थी साथ में, उसमें क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे, आप इसको भी थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है कि एक मिनट मैं ज़रा देख लेता हूँ इसको। देखो इसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें वही मैंने बताया 1 माह का वेतन देके किसी भी समय, मतलब आपका जो 3 साल का प्रोबेशन रहेगा उसमें आपको 1 माह पूर्व नोटिस देके किसी भी समय आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकता है जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब 1 साल से ज़्यादा आपकी प्रोबेशन एक बार में नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ठीक है, जो कि विभाग के लिए ज़रूरी है। और इन्हीं में आपका ये दिया गया है कि आपको मेडिकल लेके जाना पड़ेगा, जिला मेडिकल बोर्ड का। ठीक है, जिला मेडिकल बोर्ड का मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लगभग बुधवार को हर जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बैठता है, उसमें आपकी सारी मेडिकल जो भी चेकअप होंगे वो सारे चेकअप होते हैं। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, तो आपकी सारी जिज्ञासाएं मैं शांत कर दूंगा इसकी भी, जिला मेडिकल मतलब मेडिकल बोर्ड का है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो आई होप कि आपको ज्वाइनिंग लेटर का जो डाउट था वो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर नए हैं और जेल प्रहरी में खासकर सिलेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी आगे आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।